जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम पॉलिटी में हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ा था ना। अटॉर्नी जनरल यानी कि आर्टिकल 76 है ना। आर्टिकल 76 आर्टिकल में क्या है? अटॉर्नी जनरल के बारे में, यानी कि महान्यायवादी। इससे पहले इसी क्लास में यानी कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रधानमंत्री के बारे में। उसमें प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, फिर जो जो कॉन्सेप्ट्स पूछे जा सकते हैं वो सारे क्लियर हो गए थे, है ना। तो आर्टिकल 76 में महान्यायवादी क्या होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, यानी कि कानून। विधि यानी कि कानून। प्रथम विधि अधिकारी, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है कौन? अटॉर्नी जनरल। ठीक है। अब इसमें अटॉर्नी जनरल के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स हमने पढ़े थे। अटॉर्नी जनरल क्या होता है? संसद का सदस्य होता है, संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, लेकिन संसद में वोटिंग नहीं कर सकता। यानी कि देखो, अटॉर्नी जनरल जो है, महान्यायवादी, कैसा पद है? संसद का सदस्य नहीं होता, संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पद है जो संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग लेता है? तो क्या है? अटॉर्नी जनरल। परंतु संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, संसद की कार्यवाही में भाग लेता है। राइटिंग बहुत खराब है मेरी, समझ में आ जाना चाहिए, है ना। राइटिंग से क्या है, ठीक है ना। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें थी? अटॉर्नी जनरल के बारे में क्या क्या पढ़ा हमने? और किस अटॉर्नी जनरल जो होता है प्रथम विधि अधिकारी होता है, संसदीय सदस्य नहीं होता, संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, वोटिंग नहीं कर सकता, इसको वेतन नहीं मिलता। और क्या मिलता है? वेतन नहीं मिलता, लेकिन ये अपनी निजी प्रैक्टिस कर सकता है। और जो गवर्नमेंट के अलाउंस होते हैं, यानी जितने भी सरकारी भत्ते होते हैं, वो सब सारी फैसिलिटी मिलती हैं। और अटॉर्नी जनरल से जो नीचे होता है, यानी कि अटॉर्नी जनरल के बाद कौन होता है? वो होता है सॉलिसिटर जनरल। इसके नीचे होता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। अटॉर्नी जनरल की जो योग्यता होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है ना। ये सारा हमने पढ़ लिया। अब आर्टिकल 77 देखते हैं। आर्टिकल 77 कहता है, आर्टिकल 77 में है कि देखो, जैसे जो आर्टिकल आपने 73 पढ़ा था, 73 और 77 अप्रोक्स सेम है ना। 73 आर्टिकल में क्या कहा गया था कि जो राष्ट्रपति होंगे वो कार्यपालिका की कार्यकारिणी को आसान बनाने के लिए कानून बनाएंगे, है ना। आर्टिकल 77 में भी वही बात है, थोड़ी सी घुमा के। इसमें कहा गया है कि इसमें जो मंत्री परिषद के कार्यों का जिक्र है, मंत्री परिषद के कार्यों की चर्चा है। और मंत्री परिषद के कार्यों को आसान बनाने के लिए क्या करेगा? राष्ट्रपति कानून बनाएंगे। आर्टिकल 77 में ये है, ठीक है। आर्टिकल 77 में ये है। अब आर्टिकल जो 78 है, आर्टिकल 78 कहता है कि देखो, जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति संसद में तो नहीं बैठते, लेकिन संसद का अंग तो है। संसद का अंग कौन है? राष्ट्रपति हैं। तो संसद में क्या हो रहा है, मंत्रिपरिषद क्या काम कर रही है, क्या मंत्री क्या काम कर रहे हैं, ये तो राष्ट्रपति को पता होना चाहिए। तो मंत्री यानी कि संसद की जानकारी, हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद की जानकारी, मंत्रिपरिषद की जानकारी कौन? प्रधानमंत्री। किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। मंत्रिपरिषद की जानकारी प्रधानमंत्री किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। क्या क्या हो रहा है संसद में, क्या, ये सारी जानकारी प्रधानमंत्री को देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। अगर राष्ट्रपति को कुछ पूछना है कि क्या चल रहा है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पे फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है। अब ये जो बीच में आ गए ना, ये बीच में आ गई, तो हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति की बीच की कड़ी कौन होता है? प्रधानमंत्री। ये किसका काम करते हैं? मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी के रूप में काम करते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। यहाँ पे संसद भी पूछ सकता है, क्योंकि ये तो संसद में का ही तो हिस्सा है, ठीक है। मंत्रिपरिषद या संसद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी कौन है? प्रधानमंत्री है। आर्टिकल 78 क्लियर हो गया।
अब है आर्टिकल 79, 79, 80 और 81, ये तीनों आर्टिकल्स पढ़ने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। चलो आगे, आर्टिकल 79, आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 है, और देखो यहाँ लिखती हूँ, आर्टिकल 79, 80 और 81। 79 में है संसद, आर्टिकल 80 में है राज्यसभा, राज्यसभा, आर्टिकल 81 में है लोकसभा, लोकसभा। ठीक है ना, इन्हें याद करना बहुत सरल है, इन्हें याद करना बहुत सरल है, क्योंकि इनकी ट्रिक भी सरल है। देखो से रे ले, सरल, 79, 80, 81। ठीक है ना, संसद राज्यसभा लोकसभा, संसद राज्यसभा लोकसभा, इस तरीके से याद कर लो, क्योंकि संसद तो याद ही तो पता है कि पहले संसद है, लेकिन बाद में कन्फ्यूजन होता है पहले लोकसभा का आर्टिकल है या फिर इसका है राज्यसभा का, तो ऐसे याद कर लो सरल। ठीक है, संसद राज्यसभा लोकसभा, संसद राज्यसभा लोकसभा, 79, 80, 81, 79, 80, 81। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर दूँ, तो अब हम कहाँ से पढ़ेंगे, इसको अलग यहाँ लिख देते हैं ना। अब आर्टिकल 79 देखते हैं, आर्टिकल 79, आर्टिकल 79, 79 में क्या है, संसद है, 79 में संसद है। संसद को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। संसद को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट कहते हैं। संसद जो वर्ड है, यानी कि संसद जो शब्द है, शब्द, ये कहाँ से लिया गया है, फ्रेंच भाषा से लिया गया है, फ्रेंच भाषा से लिया गया है। और संसद शब्द तो फ्रेंच भाषा से लिया गया, लेकिन हमारे देश में संसद का यानी कि कॉन्सेप्ट, संसद का कॉन्सेप्ट हमारे देश में कहाँ से लिया गया है, यूके से, ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है ना, ब्रिटेन के संविधान से। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद कर लेना। राष्ट्रपति का पद भी कहाँ से था, ब्रिटेन के संविधान से। नागरिकता भी कहाँ से है, ब्रिटेन के संविधान से। और संसद भी कहाँ से, ब्रिटेन के संविधान से। यूके को क्या कहते हैं, संसद की जननी, संसद की जननी किसको कहा जाता है, ब्रिटेन के, संसद की जननी ब्रिटेन को, क्योंकि सबसे पहले जो संसद थी वो ब्रिटेन में ही थी और हमने भी ब्रिटेन से ही कॉन्सेप्ट लिया। ठीक है ना, तो संसद की जननी किसको कहते हैं, ब्रिटेन को, यानी कि यूके को। क्लियर ये बात। अब संसद जो है, संसद के देखो 2 सदन है। संसद के कितने सदन है, सदन, संसद के तो सदन होते हैं और एक होता है अंग, ये दोनों कंफ्यूज करते हैं। संसद के सदन कितने हैं, सदन है 2, संसद के अंग कितने हैं, वो है 3। अब सदन 2 हैं, क्या क्या सदन 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा क्या है, संसद के 2 सदन हैं, सदन है, सदन यानी कि एक समझ लो 2 घर हैं, है ना, 2 रूम है, एक का नाम लोकसभा है, एक का नाम राज्यसभा है, तो 2 उसके क्या हो गए, 2 सदन हो गए। ठीक है, 3 अंग हैं। अब 3 अंग क्या क्या हैं, संसद के 3 अंग, 3 अंग में एक तो लोकसभा संसद का अंग है, लोकसभा संसद का अंग है। ठीक है, दूसरा है राज्यसभा, राज्यसभा, और संसद का तीसरा अंग होता है राष्ट्रपति। तीसरा अंग क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। तीसरा अंग है राष्ट्रपति। संसद का तीसरा अंग क्या होता है, राष्ट्रपति। ये पूछा जाता है, संसद के 3 अंग हैं या 2 हैं, अंग जरूर पूछेगा, सदन सबको पता है। संसद के 3 अंग, राष्ट्रपति क्या होता है, संसद के कहते हैं, संसद के अभिन्न अंग है राष्ट्रपति, संसद के अभिन्न अंग है राष्ट्रपति। देखो जो 3 तरह की बात होती है, यानी कि एक तो, अबे क्या कर रही हूँ मैं, एक तो लोकसभा राज्यसभा, ये तो होगी सदन, लोकसभा राज्यसभा भी होगी सदन। इस तरीके से ना सभी देशों में ऐसे होता है, अमेरिका में ऐसी है, ब्रिटेन में ऐसी है। और जो संसद है, संसद के नाम अलग अलग होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे संसद कहते हैं, है ना, अफगानिस्तान में शोरा कहते हैं, और म्यांमार में नहीं, मजलिस, मजलिस कहाँ की है, म्यांमार की है शायद, है ना, ये मुझे कंफर्म नहीं, देख लेना। यानी कि ये जो आपकी जब स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें पूछ लेते हैं संसद के नाम, मजलिस है ना,
भारत की संसद को तो मतलब संसद कहते हैं, हम संसद से समझ रहे हैं कि किसकी बात हो रही है, अपनी लैंग्वेज में तो समझेंगे। यानी कि पार्लियामेंट को इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट, है ना। पार्लियामेंट को भारत में क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। वैसे ही अफगानिस्तान में शोरा कहा जाता है। क्या हुआ, एक सेकेंड। ठीक है ना, तो इनके ना नाम याद कर लेना, स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें, जैसे भारत है, भारत है ना, भारत में क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। भारत में संसद कहते हैं। संसद के 2 सदन हैं। तो भारत में एक सदन है हमारा लोकसभा, एक सदन है लोकसभा, और एक है राज्यसभा। लोकसभा है, राज्यसभा। लोक यानी कि लोगों का सदन, है ना, लोकसभा राज्यसभा। और तीसरा अंग क्या है? 3 अंग होते हैं ना, लोकसभा राज्यसभा। तीसरा अंग क्या है? राष्ट्रपति है। तीसरा अंग क्या है? राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति। वैसे ही किस में है? वैसे ही अगर हम बात करें अमेरिका की, अमेरिका की, तो अमेरिका में भी सेम कॉन्सेप्ट है। अमेरिका में जो लोकसभा है, अमेरिका में जो लोकसभा है उसको कहते हैं हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल। अमेरिका की लोकसभा को क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। और अमेरिका की राज्यसभा को क्या कहते हैं हम? अमेरिका की राज्यसभा को सीनेट, नहीं, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ लॉर्ड, ये है ब्रिटेन का। हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ लॉर्ड ब्रिटेन का है, ब्रिटेन में हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ लॉर्ड। राज्यसभा बड़ा हो गया ना, हाउस ऑफ लॉर्ड, बड़े लोगों का, है ना, बड़े लोगों का। राज्यसभा यानी कि राजाओं का, राजाओं की सभा। और वैसे ही हाउस ऑफ लॉर्ड कहते हैं ना, लॉर्ड किसी रेस्पेक्टेड को, है ना, उसी तरीके से। तो वैसे ही ब्रिटेन में भी क्या होता है? ब्रिटेन में राष्ट्रपति की जगह कौन होता है? महारानी, महारानी। जैसे राष्ट्रपति हमारे कहाँ बैठते हैं? राष्ट्रपति कहाँ बैठते हैं? राष्ट्रपति भवन में, है ना, राष्ट्रपति भवन में। और राष्ट्रपति भवन कहाँ है? रायसीना की पहाड़ी पर। जितना भी हमारा दिल्ली का ये है, न्यू दिल्ली, उसमें क्या क्या है, जो जिसको लुटियन दिल्ली कहते हैं, क्योंकि नई दिल्ली की जो सारा जो स्ट्रक्चर है उसमें पार्लियामेंट हो गया, राष्ट्रपति भवन है, सचिवालय है, वो सब एक जगह ही तो है। वो सारा का सारा जो डिज़ाइन किया था, किसने किया था? एडविन लुटियन और बेकर ने, इसलिए उसको लुटियन दिल्ली कहते हैं, लुटियन दिल्ली, ठीक है ना, एडविन लुटियन और बेकर। वो रायसीना की पहाड़ी पर है। आप सोचो भैया दिल्ली में पहाड़ी कहाँ से आ गई? वो अब ना मतलब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ऐसा है, देखो जो राजस्थान है ना, राजस्थान, मैप तो बनाना पड़ेगा, छोड़ो, राजस्थान का तो पता ही, राजस्थान कहाँ है? तो राजस्थान में अरावली रेंज आपने सुना होगा, अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत ऐसे करके वो दिल्ली में लास्ट था, अरावली का, है ना। तो जो लास्ट वाला पॉइंट है उसको कहते हैं रायसीना की पहाड़ी, वो रायसीना था, है ना। अब तो मतलब वैसे भी वो ऊंचा एरिया है बाकी के मुकाबले, क्योंकि रायसीना की पहाड़ी है एटलीस्ट, तो कुछ तो इज्जत रखो ना, थोड़ा सा मतलब ऊंचा है, लेकिन वैसे पता नहीं चलता। क्लियर? तो राष्ट्रपति कहाँ है? राष्ट्रपति भवन में, रायसीना की पहाड़ी। यहाँ की महारानी कहाँ है? बर्मिंघम पैलेस में। ब्रिटेन की महारानी बर्मिंघम पैलेस में। वैसे ही अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में भी राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति कहाँ रहता है? व्हाइट हाउस में रहता है, ठीक है, इस तरीके से है। तो संसद का समझ आ गया? ठीक है ना, तो इस तरीके से होता है। वैसे ही अमेरिका में जो है, अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। हाँ, अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, लोकसभा की जगह हाउस ऑफ क्या है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि रिप्रेजेंट करने वाले, हमारी तरफ से रिप्रेजेंट करने वाले लोकसभा के लोग ही तो हैं भाई। लोकसभा को तो हम चुन के भेजते हैं डायरेक्ट, लोकसभा को हम डायरेक्ट चुन के भेजते हैं, लोकसभा के सांसद को, तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जनता को। सांसद क्या होता है? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद होता है, 10 लाख लोगों पर एक सांसद होता है। यानी कि जो काम, जो बात 10 लाख लोगों के है, वही बात किसकी होगी? वो अकेले एक सांसद की होगी, ठीक है ना। ये बात समझ रहे हैं कि रिप्रेजेंट करता है वो 10 लाख लोगों को, एक सांसद। इसी तरीके से यहाँ समझ लिया हमने, भारत में लोकसभा राज्यसभा हो गया, तीसरा हो गया राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कहाँ बैठते हैं? राष्ट्रपति भवन में। वैसे ही ब्रिटेन में हाउस ऑफ पीपल होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड होता है।
और राष्ट्रपति की जगह कौन है, महारानी है। ये कहाँ बैठती है, बर्मिंघम पैलेस में, ठीक है। इसी तरह अमेरिका में जो हाउस ऑफ यानी कि लोकसभा की जगह क्या हो जाएगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और राज्यसभा की जगह होता है सीनेट, राज्यसभा की जगह क्या होता है, सीनेट। और जो यहाँ पे भी क्या होता है, तीसरा अंग राष्ट्रपति होता है, वो कहाँ रहता है, व्हाइट हाउस में रहता है। व्हाइट हाउस तो सबने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, व्हाइट हाउस के ऊपर एक मूवी भी है हॉलीवुड की, ठीक है। तो पार्लियामेंट के बारे में समझ आ गया। अब जो पार्लियामेंट है यानी कि संसद है, संसद क्या कर सकती है, संसद की पावर देखो, सबसे मेन पावर भारत की जो संप्रभुता है, संप्रभुता, भारत की संप्रभुता किस में निहित होती है, संसद में निहित होती है। अब सारी बात इस एक लाइन में आ गई। भारत की संप्रभुता यानी कि भारत की सॉवरेंटी, संप्रभुता यानी कि सॉवरेंटी, सॉवरेंटी किस में निहित है, संसद में निहित है। यानी कि इसका मतलब राष्ट्रपति से भी बड़ा है कौन, संसद, क्योंकि राष्ट्रपति तो संसद का अंग है ना, संसद का एक अंग है, एक पार्ट है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से भी बड़ी चीज़ क्या है, संसद है, ठीक है। संसद की, भारत की संप्रभुता किस में निहित है, संसद में निहित है। यानी कि संसद से ऊपर कुछ नहीं है। जैसे अगर हम यूपी की बात करें, यानी हमारी जो विधानसभा है, यानी कि हमारा जो विधानमंडल है, विधानसभा उसमें विधानसभा विधान परिषद दोनों आ जाते हैं। विधानमंडल में क्या हमारी सॉवरेनिटी है, नहीं, क्योंकि उससे ऊपर क्या है, संसद है, उससे ऊपर संसद है। संसद क्या कर सकती है, देखो आर्टिकल 3 याद है ना, आर्टिकल 3, संसद किसी भी राज्य के, एक राज्य से 2 राज्य बना सकती है, किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, वो भी बिना उस राज्य की अनुमति के, बिना उस राज्य से पूछे, ठीक है ना, संसद ये काम कर सकती है। और मेन बात क्या है, संसद किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को, यानी कि जो भी इंटरनेशनल डील होती हैं, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को किसी भी राज्य पर थोप सकती है। भाई देखो, संसद क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है संसद। तो क्या केंद्र सरकार के पास अपनी ज़मीन है, केंद्र सरकार के पास तो अपनी ज़मीन है नहीं। उसे कोई भी अगर इंटरनेशनल कोई भी उसने डील की, डील जैसे सपोज करो कि कोई बहुत बड़ी कंपनी है ना। अब हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर या फिर हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो विदेश गए और उनकी किसी से डील होगी कि ठीक है आप ऐसे करो, अपनी इस कंपनी का या जो भी है इसका प्लांट आप हमारे इंडिया में लगा दो। अब वो इंडिया में लगाने के लिए क्या है, आगे डील कर आ गए। तो क्या केंद्र सरकार के पास अपनी ज़मीन है, वो भारत की किसी भी हिस्से में वो लगाएंगे, वो कोई ना कोई एक स्टेट ही होगा, है ना, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ही होगी। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट मना कर देगी, नहीं हम तो नहीं लगा रहे यहाँ पे, हम नहीं करा रहे ये सब, कैसा होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो संसद क्या करेगी, ये बात याद रखना, संसद किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को, अंतर्राष्ट्रीय संधि को किसी भी राज्य पर लागू कर सकते हैं या थोप सकते हैं, लिख लो डायरेक्ट, लागू कर सकती है बिना उस राज्य की अनुमति के, उस राज्य की अनुमति के, ठीक है ना। उस राज्य की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ना कि कोई राज्य इसको मना कर सकता। बात क्लियर है ना, कोई राज्य इसको मना नहीं कर सकता। संसद किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को किसी भी राज्य पर लागू कर सकती है, ठीक है। संसद का क्लियर। अब चलते हैं जिसमें हम राज्यसभा पे, राज्यसभा लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों को ना आपको एक साथ पढ़ना है, राज्यसभा लोकसभा, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है, प्रत्यक्ष सदन कौन सा है, प्रत्यक्ष कौन सा है, निम्न कौन सा है, उच्च कौन सा है, इस तरीके से ना। इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे हम, एक साइड लिखेंगे राज्यसभा, एक साइड लोकसभा। देखो आर्टिकल तो समझ आ गया, सरल से याद कर लेंगे, ठीक है। सरल, पहले 79 में संसद, फिर राज्यसभा, फिर लोकसभा, 81 में राज्यसभा लोकसभा। तो यहाँ पे पहले हम राज्यसभा लिख लेते हैं इधर, देखो राज्यसभा, आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 80, इधर लिख रहे हैं हमने लोकसभा, लोकसभा आर्टिकल 81 है ना, आर्टिकल 81 राज्यसभा लोकसभा। अब इसमें जो पॉइंट्स हैं वो ध्यान से सुनना। देखो राज्यसभा को हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं,
ये तो समझ आ गया, सदन है लोकसभा यानी कि संसद के 2 सदन हैं। तो राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं। अप्रत्यक्ष सदन, अप्रत्यक्ष सदन कहा जाता है। लोकसभा को प्रत्यक्ष सदन कहा जाता है। प्रत्यक्ष सदन कहा जाता है। लोकसभा को प्रत्यक्ष सदन कहा जाता है। क्यों? अब इनका रीज़न क्यों है? देखो, इसको अप्रत्यक्ष सदन इसलिए कहते हैं कि इसका हम डायरेक्ट चुनाव हम नहीं करते, है ना, लोगों को जनता के द्वारा डायरेक्ट चुनकर नहीं जाते, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष सदन। लोकसभा के लोगों को हम डायरेक्ट चुनते हैं, तो इसलिए हम इसको कहेंगे प्रत्यक्ष सदन। ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा को हम कहते हैं उच्च सदन। उच्च सदन, ठीक है। और लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन। निम्न सदन। लोकसभा, राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा में जो है, राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है। स्थायी सदन है। लोकसभा अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन है। देखो, ये स्थायी क्यों है? क्योंकि इसके जो लोग हैं, यानी कि जो राज्यसभा के जो सांसद हैं, वो उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। तो ऐसा नहीं कि 6 साल बाद सबका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, नहीं। इसमें क्या होता है, हर 2 साल बाद, यानी कि हर 2 साल बाद 1/3 लोग हटेंगे, है ना, और 1/3 लोगों का चुनाव होगा, यानी कि हमेशा ये अवेलेबल होगी राज्यसभा। लोकसभा में 5 साल का कार्यकाल खत्म सबका, फिर तो संसद नहीं रही, यानी कि लोकसभा नहीं रही, तो फिर सबके चुनाव होंगे। तो इसलिए क्या है, ये अस्थायी सदन है। इसलिए क्या है, ये अस्थायी सदन है। इनकी जो है राज्यसभा की जो मिनिमम एज है वो 30 साल होती है, 30 वर्ष। और लोकसभा की होती है 25 वर्ष। ठीक है। इनकी 30 वर्ष होती है, ज़्यादा एज होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? बूढ़ों का सदन भी कहा जाता है। बूढ़ों, या फिर कह सकते हो वृद्धों का सदन कहा जाता है। और इसको युवाओं का सदन कहा जाता है। युवाओं का सदन, ठीक है ना, इसको युवाओं का सदन कहा जाता है। इसको कहा जाता है द्वितीय सदन। द्वितीय सदन राज्यसभा को। और लोकसभा को कहा जाता है प्रथम सदन। प्रथम सदन क्यों? क्योंकि मंत्री जो हैं, मंत्री कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में, इसलिए इसको प्रथम सदन कहा जाता है। हमारी जो सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है, कहाँ बैठती है? वो लोकसभा में, इसलिए इसको प्रथम सदन कहा जाता है। इसको द्वितीय सदन कहा जाता है। ठीक। और क्या क्या होता है इनमें? और अप्रत्यक्ष सदन हो गया, प्रत्यक्ष सदन, उच्च सदन स्थायी 30 साल की, इसमें आयु 25 साल की होगी, ठीक है ना। और हाँ, इसको कहा जाता है शिक्षितों का सदन। शिक्षितों का सदन। और लोकसभा को कहा जाता है जनता का सदन। जनता का सदन, ये जनता का सदन जरूर याद रखना। प्रथम सदन जनता का सदन, ठीक है ना। स्थायी अस्थायी वाला याद रखना है, और निम्न और ये उच्च सदन वाला याद रखना है ना। ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उच्च सदन किसे कहेंगे, निम्न सदन किसे कहेंगे, प्रथम सदन कौन है, जनता का सदन कौन है, शिक्षितों का सदन कौन है, ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है। राज्यसभा लोकसभा में डिफरेंस तो ये है मेन। अब हम देखेंगे कि राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, लोकसभा का कैसे होता है। लोकसभा का तो पता ही, नॉर्मल बस चुनाव इलेक्शन होते हैं, सब वोटिंग करने जाएंगे और हो जाता है इलेक्शन। लेकिन राज्यसभा का समझना जरूरी है। वो 1/3 हर 2 साल बाद जो हटते हैं ना, फिर उनका 1/3 लोगों का चुनाव होता है, इसलिए तो कहते हैं इसको स्थायी सदन, हमेशा रहती है। ठीक है। यानी कि राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता, लोकसभा का हो सकता है। राज्यसभा विघटित नहीं होती, लोकसभा विघटित हो सकती है। ठीक है। अब इसमें इतना क्लियर है ना राज्यसभा लोकसभा का। अब इसमें एक चीज़ और है, हाँ, इसका कार्यकाल। राज्यसभा का कार्यकाल कितने का होता है? कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल 30 वर्ष का,
सॉरी 6 साल का, आयु लिख दी मैंने, 6 वर्ष का, और लोकसभा का 5 वर्ष का होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। अब इसका देखते हैं कि इसका राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है। राज्यसभा का चुनाव यहीं पे देखेंगे। इसमें आपने योग्यता भी देखो यहीं पे पढ़ ली, आगे आर्टिकल भी पढ़ेंगे हम, आर्टिकल 83 में है इनकी योग्यता वगैरह संसद की। तो योग्यता में क्या होगा, राज्यसभा ही कह लो, लोकसभा ही कह लो, ये बात तो कॉमन है कि भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, है ना, ये तो कॉमन चीज़ होती है। लेकिन योग्यता में क्या, यहाँ पे एज 30 साल और लोकसभा की आयु 25 साल। अगर कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल और लोकसभा का कार्यकाल 5 साल। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल। अब देखो राज्यसभा की जो राज्यसभा चुनाव, राज्यसभा के चुनाव कैसे होते हैं। राज्यसभा के चुनाव में सपोज करो हम 2000 कब से स्टार्ट करें, 2012 से शुरू कर रहे हैं ना, 2012 में इलेक्शन होने हैं। तो 2012 में 1/3 लोगों का इलेक्शन होगा। 2012 से लेकर 2014 1/3 लोगों का इलेक्शन हुआ, है ना। फिर 2014 में इलेक्शन हुए, यानी कि 1/3, देखो 3 बार इलेक्शन होंगे, हर 2 साल के गैप पे 3 बार इलेक्शन होने हैं। 2 साल का गैप हुआ, ठीक है, 2014 से लेकर 2016, फिर 2 साल का गैप हुआ, ठीक। अब 2016 से लेकर 2018, फिर 2 साल का गैप हुआ। अब 12 में तुम 6 जोड़ोगे तो 18 हो गया ना, हो गया, यानी कि 6 साल का कार्यकाल। कितने साल का, 6 साल, 6 साल का कार्यकाल पूरा हो गया राज्यसभा का। तो 2012 में क्या हुआ, 1/3 लोग तो हटे, यहाँ भी 1/3, यहाँ भी 1/3, यहाँ भी 1/3, 1/3 लोग तो हटे, और जो लोग 1/3 हटे उन 1/3 लोगों का ही इलेक्शन हुआ। सेम ऐसे ही 2014 में क्या हुआ, फिर अगले 1/3 लोग हटे, फिर दूसरे 1/3 लोगों का इलेक्शन हुआ। यानी कि देखो फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन में तो 100%, जैसे हम कहते हैं ना, ये परसेंटेज में जो टोटल वैल्यू होती है वो 100% होता है, वैसे ही फ्रैक्शन में 1 होता है। 1/3, 1/3, 1/3 को आप जोड़ो अगर 1/3, तो 1 आ गया, नहीं आ गया, टोटल वैल्यू 1 है, तो सबको में हमने 1 कर दिया, है ना। 1/3 यहाँ, 1/3, 1/3 यहाँ, कंप्लीट सबके होगी, समझ गए। जैसे कि अब हम टोटल मान ही लेते हैं, सपोज करो 27 लोग हैं, है ना, 27 लोग हैं टोटल। 27 का हम 1/3 करेंगे तो 9 है, 27 का हम 1/3 करेंगे तो 9, 27 का हम 1/3 करेंगे तो 9 आदमी हैं। अब इन 9 आदमियों का टोटल तो 27 रहेंगे सब, अब राज्यसभा में 27 लोग हैं, तो 9 आदमी तो हटे 2012 में जब इलेक्शन हुए, है ना, 9 आदमी हटे और 9 आदमी दूसरे आ गए, टोटल 27 हो गए, ठीक है। तो 9, ये तो है टोटल 27, ये तो है टोटल 27। पहले 2012 से लेकर 2014 तक ये वाले 9 आदमी हट गए, इनकी जगह दूसरे आ गए रिप्लेस होके, फिर तो पूरे 27 के 27 लोग बचे। फिर 2014 में फिर से इलेक्शन हुई 2016 तक के लिए, तो फिर 9 हट गए, फिर इनकी जगह दूसरे आ गए, है ना, फिर 27 पूरे हो गए। तो इनका कार्यकाल जो यहाँ से स्टार्टिंग में चुने गए थे वो तो यहाँ तक बने रहेंगे, फिर अगले जो 9 लोग थे यहाँ पे 2016 में वो हट गए, उनकी जगह दूसरा आ गए। तो इस तरीके से सबका कार्यकाल 6 साल का हो जाएगा, ठीक है। देखो 2012 में 9 पहले वाले फर्स्ट वाले चुने गए, ठीक है। फिर 2012 से लेके जो फर्स्ट टाइम चुने गए थे 2012 में, फिर सेकंड टाइम दूसरे 9, फिर थर्ड टाइम तीसरे 9, इस तरीके से। तो जो ये वाले फर्स्ट वाले चुने गए थे इनका चुनाव तो 2018 में होगा, नहीं होगा, तो इस तरीके से सबका कार्यकाल पूरा 6 साल का हो जाता है। इस तरीके से सबका कार्यकाल पूरा 6 साल को कंप्लीट हो जाता है। समझ आ रही नहीं आ रही, मुझे इसमें डाउट हो रहा है कि पता नहीं मैं सही से समझा पा रही नहीं समझा पाई। इसको मैं चलो फिर से जब हम पढ़ेंगे ना इसको डिटेल में कि 1/3 हो तो रहा है, इसमें ऐसे भी है कि किस मतलब कौन कौन टीचर्स कितनों के वोट देते हैं, इसमें टीचर्स भी वोट देते हैं, ठीक है, और जो वो होते हैं ग्राम पंचायत के लोग होते हैं वो वोट देते हैं, इस तरीके से। तो तब हम इसको और डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये समझ आ गया राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। अब जो लोकसभा की
आर्टिकल हमने कहाँ तक पढ़ लिया? आर्टिकल 79, 80, 81। अब आर्टिकल 82 देखते हैं। आर्टिकल 82, क्योंकि आगे आर्टिकल आएंगे, है ना, योग्यता वगैरह सब फिर पढ़ेंगे इनको। यहाँ तो सिर्फ हमने राज्यसभा लोकसभा के बारे में जाना था, क्या क्या कहते हैं इनको, क्या क्या है। ठीक है, आगे कर दें। आर्टिकल 82, आर्टिकल 82 कहता है संसद में सीटों का समायोजन, संसद में सीटों का समायोजन, संसद में सीटों का समायोजन। संसद में सीटों का समायोजन का मतलब ये है कि कितनी सीट होंगी संसद में, है ना। संसद में सीटों का समायोजन का मतलब है कि 10 लाख पर, 10 लाख पर क्या होगा? एक सांसद होगा। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद होगा। मतलब कि इस आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 82 में, कि हर जितनी भी जो सेंसस होगी, यानी कि प्रत्येक जनगणना के बाद 10 लाख लोगों पर एक सांसद का चुनाव होगा। अब देखो पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो यानी कि सांसद की संख्या बढ़नी चाहिए, सांसद की संख्या बढ़नी चाहिए। लेकिन अब सांसद की संख्या हम बढ़ाएंगे तो सोचो खर्चा भी तो कितना बढ़ेगा। एक सांसद का खर्चा कितने करोड़ों में आता है, उसकी सैलरी, उसके भत्ते, दुनिया में हर चीज़ तो उनके लिए फ्री होती है। टोल टैक्स वगैरह कुछ नहीं देते, वो सब निकल जाते हैं। ठीक है, तो एक सांसद की संख्या बढ़ाने पर खर्चा भी बहुत है, और दूसरे संसद भवन भी छोटा था, तभी तो दूसरा फिर ये संसद भवन है सेंट्रल विस्टा, है ना, संसद भवन दूसरा बना है। तो 10 लाख लोगों पर एक सांसद होगा प्रत्येक जनगणना के बाद, प्रत्येक, इसको ना इधर लिखती हूँ मैं, प्रत्येक जनगणना के बाद, प्रत्येक जनगणना के बाद, यानी कि सीटें हमें बढ़ानी पड़ेंगी। लेकिन अब सीटें तो नहीं बढ़ रही, तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा। तो संविधान में जो संशोधन करना पड़ा वो था 84वां, 84वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 84वां संविधान संशोधन। इसको समझना बहुत ध्यान से। 84th, 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 2002 में। 86वां भी 2002 में हुआ, यानी कि फिर इसके बीच का 85 वो भी 2002 में हुआ होगा। ठीक है ना। 84वां संविधान संशोधन में कह दिया गया कि ये जो 545 और 245 सीट है संसद की, है ना, देखो मैक्सिमम जो लोकसभा में सीट होती हैं कितनी होती है? 545 सीट है। अब कितनी सीट है? 545, लेकिन 550 मैक्सिमम हो सकती हैं, 550 हो सकती हैं। ठीक है, वैसे ही राज्यसभा में 245 है, तो इसमें 250 हो सकती हैं। तो ये कम क्यों है? ये इसलिए है, मैक्सिमम इतनी हो सकती हैं, ये कम इसलिए क्योंकि पीओके चला गया ना, जब पाकिस्तान ने जो कब्जा कर लिया था पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसके बाद से सीटें कम हो गई। ठीक है, तो 84वां संविधान संशोधन में कहा गया कि जो सीट हैं, जो 545 और 245 सीट हैं, इनको 2026 तक संरक्षित किया जाए, यानी कि ये बदलेंगे नहीं, 2026 तक नहीं बदलेंगी, 2026 तक नहीं बदलेंगी। अब 2026 के बाद जो सीटें बदलेंगी वो 2001 की, यानी कि 26 के बाद, 2026 के बाद जो सीटें बदलेंगी, यानी कि चेंजेस आएंगे, इसमें सीटें बढ़ाई जाएंगी 2026 के बाद। 26 तक तो फिक्स हो गई, इतनी ही रहेंगी। तो जो 2026 के बाद जो बढ़ेंगी वो बढ़ेंगी 2001 की जनगणना के हिसाब से, 2001 की जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार। बात समझ आ रही है? यानी कि 2026 तक तो फिक्स कर दी कि 2026 तक सीट नहीं कहूँगी, नहीं बदलेंगी जी, जितनी है इतनी रहेंगी। लेकिन 2026 तक जब आप सीटें बढ़ाओगे तो सीटें बढ़ाओगे 2001 की जनगणना के हिसाब से। यानी कि अब जो हमारी 545 सीट है, 545 245 सीट हैं, वो 2001 की जनगणना के हिसाब से तो नहीं है कि 2026 के बाद करना है। तो अब वर्तमान में कौन सी जनगणना के हिसाब से है? तो जो वर्तमान में है, वर्तमान सीट जो हैं वो हैं 1971 की जनगणना,
1971 की जनगणना के अनुसार है। क्लियर? सोचो 1971 में कितनी पॉपुलेशन रही होगी और आज कितनी है इंडिया की, डबल ट्रिपल होगी 1971 के हिसाब से। तो 1971 की जनगणना के हिसाब से सीटें इतनी है, वरना खुद सोचो 10 लाख इंसानों पर एक होगा, एक सांसद होगा, तो 10 लाख इंसानों पर क्या एक सांसद है? समझ आ गया नहीं वाला आर्टिकल? आर्टिकल 82 क्या कहता है? आर्टिकल 82, आर्टिकल 82 क्लियर? अब चलते हैं हम आर्टिकल 84 पर। आर्टिकल 84 सॉरी 83, आर्टिकल 83, आर्टिकल 83, आर्टिकल 83 आपने पढ़ लिया है, आर्टिकल 83 आपने पढ़ लिया है, क्योंकि आर्टिकल 83 में कहा गया है संसद की अवधि के बारे में, संसद की अवधि। आर्टिकल 83 में कहा गया है संसद की अवधि के बारे में। संसद की अवधि यानी कि कितना कार्यकाल रहेगा। अब संसद की अवधि में तो कार्यकाल तो अलग अलग है, क्योंकि संसद में राज्यसभा भी है और लोकसभा भी है। तो राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का और लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ये होगी संसद की अवधि, ठीक है ना, ये होगी संसद की अवधि। आर्टिकल 83, आर्टिकल 83 इसमें तो कोई समझने वाली बात है नहीं, समझ लिया पहली, बस इस अलग आर्टिकल से बता दिया अभी। इसके बाद आर्टिकल 84 है। आर्टिकल 84 में कहा गया है संसद की योग्यता, संसद की योग्यता। अब संसद की योग्यता में भी आप पढ़ चुके हो, संसद की योग्यता। संसद वही चीज़ रोज राज्यसभा के लिए अलग योग्यता है, लोकसभा के लिए अलग योग्यता है। सेम राज्यसभा के लिए जो योग्यता है और जो लोकसभा के लिए योग्यता है, कुछ चीज़ें तो सेम है, यानी कि भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, ये तो सब में चिपका दो, सभी में यही है। लेकिन जो डिफरेंट है वो मैं बता रही हूँ। राज्यसभा की योग्यता के लिए जो एज चाहिए, यानी कि आयु, जो मिनिमम एज चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, है ना। और जो लोकसभा के लिए आयु है वो होनी चाहिए 25 वर्ष। ये मिनिमम है, मैक्सिमम तो कुछ भी हो, मैक्सिमम का क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए राज्यसभा के लिए? राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। ये था आर्टिकल 84। आर्टिकल 85 जो आता है, आर्टिकल 85 में है सत्र, सत्रावसान, सत्र आहूत, यानी कि उसमें जो सत्र के बारे में पढ़ना है, यानी कि सेशन, 3 सेशन होते हैं ना, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, इस तरीके से। तो 3 सेशन होते हैं, तो सेशन के बारे में पढ़ना है। फिर सत्रावसान क्या होता है, सत्र आहूत क्या होता है, तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा ये वाला टॉपिक ना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी, ठीक है। और राज्यसभा लोकसभा का भी इसमें योग्यता हमने अलग पढ़ ली, अवधि अलग आर्टिकल से पढ़ ली, साथ में भी पढ़ लिया, ठीक है। और इसमें लोकसभा और राज्यसभा में एक चीज़ हो रही है, मुझे लगता है कि राज्यसभा का जो मैंने आपको चुनाव समझाया, आई थिंक वो आपको अच्छे समझ नहीं आया होगा, इसको मैं फिर से ट्राई करूँगी और अच्छे समझाने की। और क्या चीज़ रह जाएंगी इसमें, राज्यसभा लोकसभा में इनकी पावर्स और देख लेंगे, है ना। राज्यसभा लोकसभा की पावर्स और देख लेंगे कि कहाँ पे राज्यसभा का पल्ला भारी है, कहाँ पे लोकसभा का है। वैसे तो मैक्सिमम जगह लोकसभा ही आगे रहती है, क्योंकि लोकसभा में ही सरकार बनती है, वहीं पे सरकार रहती है। और दूसरी बात, लोकसभा में सोचो 545 सदस्य हैं, लोकसभा में 545 हैं, राज्यसभा में 245 हैं। अगर कोई वोटिंग होनी है, जैसे जॉइंट सेशन आता है, जॉइंट सेशन का मतलब उसमें राज्यसभा और लोकसभा एक साथ बैठते हैं, है ना। किसी भी जो बड़े मुद्दे पर राष्ट्रपति जॉइंट सेशन बुला सकते हैं, यानी कि संयुक्त अधिवेशन, जॉइंट सेशन। इसको भी हम वैसे हम आगे, इसका भी आर्टिकल है ना, इसको आगे भी पढ़ लेंगे। तो उस कंडीशन में अगर वोटिंग हो तो फिर तो लोकसभा जीतेगी, तो इसमें लोकसभा पढ़ना भारी, क्योंकि वहाँ पे लोग ही ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पावर्स वगैरह पढ़ लेंगे। फिर और क्या पढ़ना है, मैं आर्टिकल 85 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।